हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस जी गुप्ता। इनकम टैक्स रिटर्न सीजन स्टार्ट हो चुका है। हमारे आज की वीडियो में हम ऐसी 10 चीजें देखने वाले हैं जो एज एन इंडिविजुअल या फिर एज अ HUF या LLP जो भी है, आपको चेक करना है कि आप वो डिटेल्स प्रॉपर डाल रहे हैं कि नहीं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। ये ऐसे 10 कॉमन मिस्टेक्स है जो हमने देखी है कि लोग मिस कर देते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या 10 गलतियां लोग करते हैं एंड कैसे आप अपनी रिटर्न में ये गलती करते वक्त सुधार सकते हैं या ये गलती करने से बच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा। बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। हम काफी सारे एजुकेशनल वीडियोस भी बनाते हैं रिलेटेड टू GST, इनकम टैक्स, CDS एंड फाइनेंस। अगर आप वो वीडियोस पे एक्सेस लेना चाहते हैं तो आपको हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब के मेंबर बनना पड़ेगा। आप ये ज्वाइन बटन पे क्लिक करके उस पे एक्सेस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहली क्या गड़बड़ होती है। अपडेटिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड बैंक डिटेल्स। काफी केसेस में मैंने देखा है, स्पेशली लेडीज के केस में, उनका मेडन नेम ही अभी तक उनके इनकम टैक्स रिटर्न में आ रहा है, जबकि वो मेडन नेम चेंज होकर उनकी शादी के बाद का नाम भी अपडेट हो चुका है उनके पैन कार्ड एंड आधार कार्ड में। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपका नेम प्रॉपर आ रहा है कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न में। सेकंड, आपको चेक करना है एड्रेस। एड्रेस आप पहले कहीं रहते थे, वो ही एड्रेस अभी तक कंटिन्यू आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न में। तो आपको ध्यान देना है कि आप अपडेट करें अपना एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे तो पहले वो एड्रेस था, अब आप शिफ्ट हो चुके हो एक न्यू हाउस में, तो इंश्योर कीजिए न्यू एड्रेस रहे। आप जितने अपडेटेड डिटेल्स देंगे इनकम टैक्स रिटर्न में उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ताकि फ्यूचर में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कोई करस्पॉन्डेंस करना चाहता है इस रिटर्न से रिलेटेड तो वो प्रॉपर एड्रेस पे आपको लेटर्स भेजेगा। मोबाइल नंबर, अगर आपका मोबाइल नंबर कोई पुराना है या फिर वो मोबाइल नंबर आपसे गुम गया है या मोबाइल मिसप्लेस हो गया, आपने न्यू नंबर लिया है, तो इंश्योर कीजिए वो मोबाइल नंबर भी आप अपडेट करें इनकम टैक्स रिटर्न में, ताकि उसका स्टेटस आपको पता चले टाइम टू टाइम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मैसेजेस भेजती है रिलेटेड टू आपका रिटर्न फाइल हो गया, उसे प्रोसेस कर दिया है या फिर बैंगलोर रिसीव करना है तो कर दिया है। सभी डिटेल्स वो आपको मैसेज के थ्रू कन्वे करते हैं। प्लस आपका जो फॉर्म TDS कटा रहता है फॉर्म 16 या 16A के थ्रू, वो भी टाइम टू टाइम कितना कटा रहता है उसके भी आपको अपडेट्स आते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर मोबाइल नंबर दिया है तभी आपको अपडेट आएगा, वरना नहीं आएगा। ईमेल आईडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको चेक करनी है। आप ऐसा ईमेल आईडी दीजिए जिसपे आप रेगुलर चेक रखते हैं। काफी लोगों के केसेस में ईमेल आईडी ऐसे हैं जिनको वो सालों तक नहीं दिखते। अगर डिपार्टमेंट ने कोई कम्युनिकेशन करना है तो वो सबसे पहले ईमेल आईडी एक्सेस करते हैं, क्योंकि एड्रेस पे भी अगर नोटिस भेजते हैं तो वो काफी टाइम लगता है। और काफी बार ये होता है कि जो टाइम लिमिट दिया गया है रिप्लाई करने के लिए नोटिस में, वो लैप्स हो जाता है, क्योंकि जब तक वो आपको पहुंचता है तब तक वो टाइम पीरियड निकल चुका है। इसलिए ईमेल आईडी के थ्रू कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा होते हैं। सो इंश्योर कीजिए आप वो ईमेल आईडी दें जो आप सबसे ज्यादा एक्सेस करते हैं। बैंक डिटेल्स आपको चेक करनी है कि आपकी जो बैंक डिटेल्स कैप्चर की है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई अकाउंट बंद हो गया है तो वो डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आप डिलीट कर दीजिए। काफी सारे ऐसे बैंक्स हैं जो मर्ज हो चुके हैं दूसरे बैंक में, वहां पर आपको इंश्योर करना है कि आप अपना न्यू IFSC कोड और न्यू बैंक डिटेल्स अपडेट करें इनकम टैक्स रिटर्न में। ये इंपॉर्टेंट है रिफंड पर्सपेक्टिव से। अगर आप बैंक डिटेल्स अपने प्रॉपर नहीं देते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में तो आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा। आपका रिफंड अगर प्रोसेस हो भी गया तो आपके बैंक में नहीं आएगा, क्योंकि आपने बैंक डिटेल्स ही प्रॉपर नहीं दी इनकम टैक्स रिटर्न में। सेकेंड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ राइट इनकम टैक्स फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है, प्रॉपर फॉर्म सिलेक्ट किया है तो उनके हिसाब से ये सब एक्टिविटी हो चुकी है। लेकिन फिर बाद में नोटिस आता है कि आप पे जो फॉर्म एप्लीकेबल है आपने वो नहीं भरा है, तो आपको फिर से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होगी अंडर सेक्शन 148। तो फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स, कमीशन एजेंट्स, आर्टिस्ट, उनके लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन है जहां पर उन्होंने क्लियर लिखा कि उनको अपनी रिटर्न ITR 4 में भरने का ऑप्शन है।
कमीशन एजेंट्स को क्लियरली बोला है कि वो सेक्शन 44 एडी में नहीं जा सकते हैं, तो वो ITR 4 नहीं भर सकते, उन्हें बाय डिफॉल्ट ITR 3 पे ही जाना होगा। ITR 4 उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप ITR 4 ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले ऑप्शंस, जहां पर दिया रहता है कि आपको, अगर आप ट्रेडर हो या होलसेलर्स हो या रिटेलर हो, तो आपको 6% या फिर 8% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना है। वहीं अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपको मिनिमम 50% दिखाना है। सो अगर आप ITR 4 सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है कि आप मिनिमम इतना प्रॉफिट दिखाए जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आता है। अगर उसके नीचे जा रहा है तो आप ITR 4 नहीं सिलेक्ट कर सकते, आपको ITR 3 पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है एंड मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज है तो ITR 2 एप्लीकेबल हो जाता है, 1 नहीं। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है कि आप ITR कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रॉपर डिटेल्स आपके ITR रिटर्न में जाए। ऐसा नहीं होता है कि आप अपने मर्जी के हिसाब से जो ITR सिलेक्ट करें वो हो। ITR जो आप पे एप्लीकेबल होता है वो ही ITR आपको सिलेक्ट करके फिल करना है। अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ सैलरी इनकम है एंड प्रॉफिट है एक पार्टनरशिप इनकम फर्म से, तो यहाँ पर ITR 3 एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि आप एक पार्टनर हो एक पार्टनरशिप फर्म में, आपको बाय डिफॉल्ट ITR 3 एप्लीकेबल हो जाता है। भले ही आपके पास सिर्फ सैलरी है बट आप पार्टनर हो एक फर्म में या LLP में, तो बाय डिफॉल्ट ITR 3 हो जाएगा। वहां पर आपको अपने LLP एंड फर्म डिटेल्स देनी है एंड जो सैलरी आपने कमाई है वो देनी है। तो इरिस्पेक्टिव वेदर कोई दूसरी इनकम होनी हो, अगर आप एक पार्टनर हो तो बाय डिफॉल्ट ITR 3 एप्लीकेबल हो जाता है। थर्ड मिस्टेक हमने देखी है, लोग टैक्स रिजीम प्रॉपर नहीं सिलेक्ट करते। आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो प्लीज कंपेयर कीजिए टैक्स ओल्ड रिजीम एज वेल एज न्यू रिजीम में। जो रिजीम बेनिफिशियल है आप उसी के साथ आगे बढ़िए। एज अ सैलरीड एम्प्लॉय आपके पास ऑप्शन है कि आप टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं टैक्स रिजीम, वेयर एज अ बिजनेसमैन आप सिर्फ एक बार ही स्विच कर सकते हैं। तो प्लीज समझ के उसे स्विच कीजिएगा। फोर्थ मिस्टेक जो हम देखते हैं जनरली काफी लोग अवॉइड करते हैं, अपडेटिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस इन द ITR फॉर्म। आप अगर सपोज किसी वर्क पर्पस के लिए आप यहाँ से दुबई शिफ्ट हो गए हैं, आप दुबई में काम करने लग गए हैं, तो आपको लगता है कि मुझे रेसिडेंशियल स्टेटस मेरा अभी भी रेसिडेंट है, तो उसी तरह से कंटिन्यू होकर आपका रिटर्न फाइल होते जा रहा है, विच इज रॉन्ग। क्योंकि अगर आप वर्क पर्पस के लिए कहीं आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो चुके हैं एंड जो नॉन रेसिडेंट के जो कंडीशन है अगर आप उसमें फिट हो रहे हैं, तो आपको अपना रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट से चेंज करके नॉन रेसिडेंट करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट आपको प्रॉपरली एक्सेस जो प्रोसेस आपका रिटर्न प्रोसेस कर सके एज अ नॉन रेसिडेंशियल सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रोसेसिंग ऑफ रेसिडेंशियल इनकम एंड प्रोसेसिंग ऑफ नॉन रेसिडेंशियल इनकम दोनों अलग अलग तरीके से होती हैं। इनकम टैक्स के प्रोविजन रेसिडेंट के लिए अलग है, नॉन रेसिडेंट के लिए अलग है। तो आपको ध्यान देना है कि आप अपना रेसिडेंशियल स्टेटस प्रॉपर्ली अपडेट करें ITR फॉर्म के अंदर। अगर मान लीजिए आपने रेसिडेंशियल करके ही अपनी रिटर्न फाइल कर दी एंड कल को सपोज नोटिस आया कि आपने कोई इनकम प्रॉपर्ली क्यों नहीं डिस्क्लोज की, एंड आप कहते हो कि नहीं मैं तो इंडिया में था ही नहीं, मैं एक नॉन रेसिडेंट हूँ, तो तब आपको डिफिकल्ट होगा प्रूव करना, क्योंकि आपने ITR में खुद कहा है कि आप एक रेसिडेंशियल हो, आप एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आप रेसिडेंशियल स्टेटस को अपडेट करें अगर आप रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट हो गए हो तो। वही द अदर वे राउंड, आप जब आप इतने सालों से नॉन रेसिडेंट हो और अब आप इंडिया में आके सेटल हो चुके हो, तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि अगर आपका नॉन रेसिडेंट की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है तो आप अपने ITR फॉर्म में नॉन रेसिडेंट से रेसिडेंट के स्टेटस पे आ जाइए। काफी सारे ऐसे पर्क्स है जो सिर्फ रेसिडेंट को मिलते हैं, नॉन रेसिडेंट को नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉन रेसिडेंट को डिविडेंड मिल रहा है तो उसका टैक्स रेट अलग है एज कंपेयर टू द डिविडेंड जो रेसिडेंट को मिलता है। जो एग्जेम्पशन है इनकम टैक्स लॉ में, जहां पर फॉर एग्जाम्पल 7 लाख तक आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक रेसिडेंट को मिलता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं। तो अगर आप एक नॉन रेसिडेंट से रेसिडेंट में शिफ्ट हो चुके हैं तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप वो स्टेटस अपडेट करें अपने ITR फॉर्म में। डिस्क्लोज बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट, ये फिफ्थ मिस्टेक है जो हम बहुत बार देखते हैं, जहां पर लोग सिर्फ टैक्सेबल इनकम को ही डिस्क्लोज करते हैं, एग्जेम्प्ट इनकम को नहीं करते हैं। फिर जब बैंक के थ्रू कोई वेरिफिकेशन होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास से, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर लगता है कि ये कोई रिसीप्ट है जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो नहीं की है, तो वो आपको एक नोटिस भेजते हैं
एंड फिर नोटिस का सिलसिला चालू हो जाता है। सो इट इज बेटर कि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तभी आप जो टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट इनकम है वो दोनों ही शो करें। एग्जेम्प्ट इनकम लाइक प्रॉफिट फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, गिफ्ट रिसीव्ड, पीपीएफ मैच्योर्ड, एलआईसी मैच्योर्ड, ये ऐसी तरह की कुछ इनकम है जो एग्जेम्प्ट है अंडर द इनकम टैक्स लॉ, दो इन पे टैक्स नहीं लगता है। बट आई सजेस्ट कि आप इसे शो कीजिए ताकि आप वॉलंटरली डिक्लेयर कर रहे हैं कि हाँ ऐसा कोई रिसिप्ट है जो मुझे आया है, बट क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है लॉ पे इसीलिए मैंने इस पे टैक्स नहीं भरा है। फ्यूचर में अगर सपोज कोई स्क्रूटनी आती है आपके बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे तो आप हमेशा कह सकते हैं कि आपने ये डिटेल्स डिस्क्लोज की है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, एंड दिस इज अ लेजिटिमेट इनकम एंड इट्स नोवेयर अ फ्रॉड या फिर मिसलीडिंग इनकम। सिक्स्थ मिस्टेक कॉमन जो हमने देखा है, रिकंसिलिएशन ऑफ ट्रांजैक्शन विद ट्रांजैक्शंस कैप्चर्ड इन एएस। काफी लोग एआईएस को मिस कर देते हैं। एआईएस में बहुत सारी डेटा कैप्चर होते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल टीडीएस रिटर्न के थ्रू आपकी इनकम कैप्चर होती है, जीएसटी रिटर्न्स के थ्रू आपके सेल और परचेसेस कैप्चर होते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस कैप्चर होते हैं। उसके अलावा जो म्यूचुअल फंड्स और शेयर सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं वो भी आपकी डिटेल्स देते हैं। जो रजिस्ट्रार्स होते हैं वो आपने जो प्रॉपर्टी अगर सेल या बाय की है उसकी डिटेल्स देते हैं। तो देर आर डिफरेंट रिसोर्सेज जहाँ के थ्रू डेटा क्यूमुलेट होके आपके एआईएस में कैप्चर होता है। आप रिटर्न भरने से पहले एक बार इंश्योर कीजिए कि जो भी डेटा एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको आपने प्रॉपरली अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कैप्चर किया है कि नहीं। हम काफी बार क्लाइंट से डेटा मंगाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न देने के लिए, भरने के लिए, लेकिन जब हम उनका एआईएस चेक करते हैं तो उसमें हमें और भी ट्रांजैक्शंस मिलते हैं। एंड जब हम वापस क्लाइंट के पास जाते हैं तो बोलते हैं, हाँ हमने ऐसा कुछ किया है, ध्यान नहीं था, ठीक है आप जो भी है वो कर दीजिए। सो दिस इज अ रॉन्ग मेथोलॉजी। आप एआईएस के साथ चेक कीजिए और अगर आपने किया है तो उसे वेरीफाई करके उस अकॉर्डिंग ही इनकम टैक्स रिटर्न में शो कीजिए। काफी बार ये भी देखा गया है कि एआईएस में भी रॉन्ग डेटा कैप्चर हुआ है, यानी कि वो डेटा आपसे रिलेटेड है ही नहीं, वो ट्रांजैक्शन आपसे रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपके एआईएस में कैप्चर हुआ है। इन दैट केस एआईएस में ऑप्शन है कि आप डिक्लाइन कर सके उसको, यानी कि आप कह रहे हैं कि ये इनकम जो एआईएस में कैप्चर हुई या फिर ये जो ट्रांजैक्शन है जो एआईएस में कैप्चर हुआ है वो आपसे रिलेटेड नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी दी गई है जहां पर आप एआईएस में रिजेक्ट कर सकते हो उस इन्फॉर्मेशन को। सेवेंथ चीज हमने देखी है, क्लेमिंग एंटायर टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट एंड डिस्क्लोजिंग प्रोपोर्शनेट इनकम। काफी बार लोग क्या करते हैं कि 26 ईयर्स में जितना टीडीएस या टीसीएस क्रेडिट दिख रहा है वो पूरा क्लेम कर लेते हैं, लेकिन उसके प्रोपोर्शनेटली इनकम डिक्लेयर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का रुपीज का कोई ट्रांजैक्शन आपने किया है जिसमें सामने वाले ने प्रोफेशन कंसिडर करके टीडीएस 10% पे काटा है। तो आपके 26 ईयर्स में 1 लाख रुपीज इनकम दिख रहा है एंड 10,000 रुपीज टीडीएस दिख रहा है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप 10,000 का टीडीएस तो क्लेम करते हैं, बट 1 लाख जितनी इनकम नहीं शो करके सिर्फ 10,000 रुपीज इनकम शो करते हैं या फिर नील इनकम शो करते हैं। सो दिस इज अ रॉन्ग मेथोडोलॉजी। अगर आप टीडीएस क्लेम कर रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है आप उतना प्रोपोर्शनेटली इनकम भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम डिक्लेयर करें। काफी जगह पे ये देखा गया है लोग इंटरेस्ट इनकम जो जितनी रिसीव की है उतनी ही कंसिडर करते हैं, लेकिन जहां आपके 26 ईयर्स में इंटरेस्ट अक्रूड पे भी टीडीएस कंसिडर हुआ है वो टीडीएस पूरा कर लेंगे लेकिन इनकम से जितनी रिसीव हुई है वो ही लेंगे। दिस इज अ रॉन्ग मेथोडोलॉजी। आपको अगर टीडीएस पूरा कंसिडर कर रहे हैं तो जितना प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट दिखाया गया आपके 26 ईयर्स में दैट इज रिसीव्ड एज वेल एज अक्रूड, वो दोनों ही आपको अपने 26 ईयर्स में कंसिडर करना है, सॉरी आपके इनकम टैक्स रिटर्न में कंसिडर करना है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई टीडीएस जो आपके 26 ईयर्स में दिख रहा है जो आपको लगता है ये इनकम इस साल की नहीं नेक्स्ट ईयर की है, तो आपको 26 ईयर्स में बताना है कि मैं इस इनकम को और इस टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। इस केस में दोनों ही आपकी इनकम एज वेल एज टीडीएस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है नेक्स्ट ईयर में। सेम वे आप जब अपनी करंट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फिल कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि क्या आपने प्रीवियस ईयर में कोई टीडीएस को कैरी फॉरवर्ड किया है क्या। अगर किया है तो आपको करंट ईयर में उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करना है ताकि उतनी इनकम और टीडीएस आप क्लेम कर सके।
क्लेम प्रॉपर डिडक्शंस एलिजिबल एज पर द लॉ। तो एथ मिस्टेक जो हमने देखी है कि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं विच आर फेक। आज एआई का जमाना है जहां पर आपके जो फॉर्म 16 है उसमें काफी सारी डिटेल्स कैप्चर की गई हैं। अगर आप कोई डिडक्शंस लेते हैं जो फॉर्म 16 में नहीं कैप्चर हुआ है तो आपको नोटिस आ जाता है तुरंत, जहाँ कहते हैं कि फॉर्म 16 में ऐसा कोई डिडक्शन नहीं है जो आप क्लेम कर रहे हैं एडिशनली अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। इज इट करेक्ट और नॉट? अगर करेक्ट नहीं है तो आपको उतना डिडक्शन डिसअलाउ हो जाता है और बैलेंस अमाउंट पे इनकम टैक्स पे करने को आ जाता है। तो यहाँ डिडक्शन जब आप क्लेम कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, इंश्योर कीजिए वो फेक नहीं हो, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो उसे क्लेम करने के लिए। क्योंकि कल को अगर असेसमेंट में पूछा जाए कि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए सपोर्ट करने के लिए, तो आपके पास रहेगा वो एविडेंस जिस पे बेसिस पे आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। द नाइन्थ मिस्टेक जो हम देखते हैं वो है आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करना। काफी लोग मिस कर देते हैं डेडलाइन टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। अगर डेडलाइन मिस हो जाती है देन इन दैट केस लेट फीस एप्लीकेबल हो जाती है, आपका इंटरेस्ट एडिशनली एप्लीकेबल हो जाता है जो टैक्स अमाउंट के ऊपर है। उसके अलावा काफी सारे जो बेनिफिट्स है जो टाइमली रिटर्न फाइल करने पे मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर में, वो बेनिफिट आप मिस कर देते हो। तो यहाँ आपको इंश्योर करना है कि आप अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल करें। लास्ट ड्यू डेट के डेज में रिटर्न फाइल करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि तब आपका जो इनकम टैक्स पोर्टल है वो हेवीली लोडेड रहता है, तो हो सकता है कि आपकी रिटर्न शायद फाइल ना हो पाए टाइम पे। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए कि जब आप स्टार्ट पे ही ऑफ द ईयर पे हो या जब आपके इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स आ जाए और आपका डेटा जो भी इनकम से रिलेटेड है वो सारा क्या इकट्ठा हो जाए, तभी आप अपनी रिटर्न फाइल कर दो रादर देन वेटिंग एट द लास्ट मोमेंट। द टेंथ मोस्ट कॉमन मिस्टेक हमने देखी है, लोग मिस कर देते हैं वेरीफाई करना अपना इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल पे अपलोड किया, सक्सेसफुली अपलोड हो गया एंड देन इट्स फिनिश। नो, आपको अपनी रिटर्न को वेरीफाई भी करना है। वेरिफिकेशन के लिए टाइम लिमिट है 30 days फ्रॉम अपलोडिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप वो 30 days का डेडलाइन मिस कर देते हैं तो हो सकता है कि आपकी रिटर्न को इनवैलिड भी मान लिया जाए। इनवैलिड मतलब इक्वल रहेगा कि आपने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं की है। तो जो फाइलिंग की आपने इतनी जो मेहनत की है और जो बेनिफिट लेना चाहते हैं आप रिटर्न फाइल करके, वो आप मिस कर दोगे। इसमें वेरिफिकेशन टाइम लिमिट के अंदर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या टाइम लिमिट्स है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। मैं चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चाहिए तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। सो ये थे 10 कॉमन मिस्टेक्स जो हमने देखे हैं लोग करते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। आप भी कोशिश कीजिए कि आप ये 10 मिस्टेक्स अवॉइड करें। ये वीडियो क्योंकि आपने लास्ट तक देखा है तो अब आपको पता है कि क्या 10 कॉमन मिस्टेक्स है। तो अब जब आप रिटर्न भरे तो आप कोशिश कर सकते हैं कि ये मिस्टेक्स तो एटलीस्ट नहीं हो आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। आप यूट्यूब के अलावा हमें इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं।